हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब मौज में होंगे। और मौज में क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। घर पर बैठ के पढ़ रहे हो आराम से, घर बैठे गंगा जो आ रही है, इसलिए आनंद में ही रहो और पढ़ते रहो रेगुलर। घर पर बैठ कर पढ़ने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है ना, आप लोगों को मिला है, आप किस्मत वाले हो। खैर, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। पोमोलॉजी अपन पढ़ रहे थे। पोमोलॉजी में बहुत सारे फ्रूट लगभग अपन ने पढ़ लिए हैं। आज अपन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज अपन पढ़ेंगे मैंगो, यानी कि आम। आम का नाम लेते ही मुंह में पानी आना लाजमी है। आज अपन आम के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आम भारत के अंदर पैदा किया जाता है, लगभग 50% से भी ज़्यादा, है ना। ये कितनी बड़ी बात है, उपलब्धि होगी एक तरह से। दुनिया भर के आम, अलग अलग तरह की वैरायटीज़ इंडिया में अवेलेबल है। लगभग 1200 से भी ज़्यादा किस्में भारत के अंदर उगाई जाती है। ये देखो कितनी मतलब मज़ेदार बात है, ठीक है। तो अपन शुरू कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। है ना, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आम से 1 या 2 क्वेश्चन आने कन्फर्म है। या तो वेराइटीज क्वेश्चन आएगा, या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से आएगा, या कोई भी छोटा मोटा फैक्ट पूछा जा सकता है। एक एक चीज़ अपन जानेंगे, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं। इंट्रोडक्शन में देखो, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, वानस्पतिक नाम आप सबको पता है, मैंजीफेरा इंडिका। है ना। और इसका कुल कौन सा है, इसकी फैमिली होती है एनाकार्डियेसी, है ना। एनाकार्डियेसी। और काजू का नाम सुना है, काजू की फैमिली भी एनाकार्डियेसी होती है। एक जो पिस्ता होता है आप खाते हो ना, स्टेचू, उसकी भी फैमिली एनाकार्डियेसी होती है। मैंजीफेरा इंडिका अपन जो खाते हैं उस आम का नाम है। अपने पर्यावरण के अंदर या प्रकृति में आम की और भी कई सारी प्रजातियां हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक लगभग 60 तरह की ऐसी मैंजीफेरा की स्पीसीज़ की खोज करी है। उनमें से कुछ है काम की है, मैं उनको यहाँ लिख देता हूँ, है ना। मैंजीफेरा इंडिका की तरह ही एक है मैंजीफेरा पंजांग, मैंजीफेरा पजांग, है ना। ये ध्यान रखना, मैंजीफेरा पजांग क्या है, इसका सबसे बड़ा फ्रूट होता है ना, लार्जेस्ट फ्रूट, लार्जेस्ट फ्रूट साइज। और एक इसका बहुत अच्छा फैक्ट है कि इस स्पीसीज के जो मैंगो होते हैं उनको केले की तरह अपन छिलका उतार सकते हैं, ना। ये ना, इट कैन इजीली पील्ड लाइक बनाना। तो अपन यूँ लिख सकते हैं, पील का मतलब छिलका, पील्ड यानी छिलका उतारना, ऐसे पील्ड लाइक बनाना, है ना। ऐसा आम आ जाए मार्केट में तो क्या दिक्कत है, केले की तरह आराम से छिलका उतारो और मौज करो। तो ऐसी स्पीसीज भी है। आने वाले टाइम पे अपने को ऐसी किस्में देखने को मिलेगी जिनमें अपन केले की तरह छिलका उतारें। और देखो, मैंजीफेरा ओडोराटा, मैंजीफेरा ओडोराटा में हाईएस्ट TSS होता है ना, हाईएस्ट TSS। TSS का मतलब जानते हैं आप, कुल घुलनशील ठोस, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, जिसको अपन रिफ्रेक्टोमीटर से मापते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, हाईएस्ट TSS ओडोराटा वाला स्पीसीज में होता है। और देखो, मैंजीफेरा मैंजीफिका, मैंजीफेरा मैंजीफिका। अब मैंजीफिका का क्या फीचर है, ये फ्री फ्रॉम फाइबर है, फ्री फ्रॉम फाइबर। अपन आम जब खाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने क्या होती है, उसके अंदर फाइबर होता है, रेशा निकलता है ना। तो ये ऐसे स्पीसीज है मैंजीफेरा मैंजीफिका जो फाइबर फ्री है, इसके अंदर रेशा नहीं होता, फाइबर नहीं होता। एक स्पीसीज और बताऊं, देखो इंटरेस्टिंग, मैंजीफेरा केसिया, CAESIA। मैंजीफेरा केसिया का क्या फीचर है कि इसका वाइट पल्प होता है ना। वाइट पल्प का मतलब सफ़ेद तरह का अंदर से गुदा निकलता है। अपन जो खाते हैं उसमें येलो कलर का या ऑरेंज कलर का जो पल्प निकलता है गुदा, और इसका वाइट पल्प होता है। और भी कई सारी प्रजातियां हैं, अपन ज़्यादा यहाँ लोड लेंगे नहीं। एक है मैंजीफेरा सिमिलिस, मैंजीफेरा सिमिलिस,
ये फ्री फ्रॉम स्टोन है ना, फ्री फ्रॉम स्टोन। गुठली नहीं होती इसके अंदर, गुठली होती भी है तो बहुत छोटी, न के बराबर। तो ये इस तरह से और भी मेंजिफेरा इंडिका के अलावा भी स्पीसीज है। अब भविष्य में क्या काम आएगा इनका, इनके साथ अपन मेंजिफेरा इंडिका का क्रॉस करवाएंगे, ऐसे संकरण करवाएंगे, और जो नई किस्में जो विकसित होगी ना, जिनमें मेंजिफेरा इंडिका के गुण भी होंगे और मेंजिफेरा ओडोराटा के गुण भी होंगे, जिनमें टीएसएस ज़्यादा होगा, है ना, इस तरह से, जिनमें रेशा कम होगा, इस तरह से। तो ध्यान रखना, मेंजिफेरा पजांग सबसे बड़ा फ्रूट होता है और केले की तरह इनका छिलका उतारा जा सकता है। मेंजिफेरा ओडोराटा हाईएस्ट टीएसएस कंटेंट होता है। मेंजिफेरा मेंजिफिका फाइबर फ्री स्पीसीज है। मेंजिफेरा केसिया जिसका सफ़ेद गुदा होता है, और मेंजिफेरा सिमिलिस जिसके में गुठली नहीं होती, फ्री फ्रॉम स्टोन है। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, आपको ये लोड लेने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे ये याद नहीं हो रहा है। हो सकता है कई बार आईसीआर में एक आधा क्वेश्चन पूछा जाए, बाकी ये हाई लेवल का है। जेआरएफ वगैरह पीजी का पेपर दोगे उस टाइम पर आपको याद रखना है। डन, आगे बढ़ रहे हैं पेपर। गुणसूत्र संख्या आम के अंदर कितनी होती है? 40। ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं अभी चीज़ें बता रहा हूँ वो सबके सभी इंपॉर्टेंट है, आम के बारे में तो कुछ छोड़ना है नहीं आपको। उत्पत्ति कहाँ पे है? इंडो बर्मा। इंडो बर्मा वाला रीजन, भारत और म्यांमार वाला जो इलाका है वो पूरा ऐसे मिला सकते हैं। कई बार ऑप्शन में आ जाए तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया को भी कह सकते हैं, लेकिन इंडो बर्मा एग्जैक्ट। अब देखो आगे कि फल प्रकार कौन सा है आम का, ये आपका पड़ा हुआ है। तो फल प्रकार होता है ड्रूप या फिर अस्थिल, या फिर इसे स्टोन फ्रूट भी कहते हैं ना, ये एक ही प्रकार है। ड्रूप की क्या पहचान होती है आपका पहले पढ़ा हुआ है, जिसमें सुपीरियर ओवरी होती है ना, सिंगल सीड होता है, या फिर इसका जो एंडोकार्प होता है वो हार्ड होता है, इस तरह के इसके फीचर होते हैं ड्रूप के। खाने योग्य भाग कौन सा है आम का, ये भी देखो, खाने योग्य भाग पहले पूछा हुआ है, तो खाने योग्य भाग होगा मीजोकार्प। मीजोकार्प का मतलब होता है मध्य फल भित्ति, है ना। ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए। आम अपन पहले पढ़ चुके हैं, आम के ये फल प्रकार वाला इडेबल पार्ट वाला चैप्टर, जिसके अंदर आम की बाहरी वाली परत को अपन क्या बोलते हैं? इपिकार्प, है ना। और इसके गुठली के और इसके अंदर बीज होता है, इसके बाहर वाला जो होता है ना पल्प, गुदा, उसे अपन कहते हैं मीजोकार्प, और मीजोकार्प ही अपन खाते हैं। और गुठली के अंदर बीज होता है, जो गुठली जो होती है ना
TSS। ठीक है, अब अपन आगे मूव करते हैं। इस बोर्ड को साफ कर रहे हैं, जो गंदा हो रहा है साफ हो रहा पता नहीं रहता। अब देखो आगे, अब इसके उत्पादन की या क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। उत्पादन व क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, विश्व में भारत की फर्स्ट रैंक है, विश्व में फर्स्ट रैंक है भारत की। और भारत में दुनिया का लगभग 54% आम उगाया जाता है, ध्यान रखना। दुनिया में कितने, 200 देश के आसपास। माना कि 100 किलो आम होता है तो 54 किलो तो क्या अकेला इंडिया में होता है, यानी कि अपन फर्स्ट रैंक पे हैं, इतना ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा है भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा आम उगाया जाता है, उत्पादन होता है। ठीक है, राजस्थान में, तो राजस्थान में ऐसा कोई आंकड़े आपको अभी ध्यान रखने नहीं है। राजस्थान में बांसवाड़ा या दक्षिणी राजस्थान में आम अच्छा उगाया जाता है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, धौलपुर वगैरह उधर भी आम अच्छा उगाया जाता है, ज़्यादातर दक्षिणी राजस्थान के अंदर, बांसवाड़ा साइड में। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, दक्षिणी राजस्थान। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो कौन कौन से संस्थान आपको ध्यान रखने, इंस्टीट्यूट। तो संस्थान में मैंने कहा था CISH लखनऊ के बारे में, जब अपन ने इम्पोर्टेंट संस्थान पढ़े थे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। इसमें ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ यूपी में। और यहाँ पे अमरूद के ऊपर काम ज़्यादा होता है और आम के ऊपर भी यही काम होता है, आम। तो ध्यान रख लेना, आम के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट या सुधार का काम जितना भी होता है वो CISH लखनऊ में होता है। ओके, अब एक इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है, यानी कि आम उत्कृष्टता केंद्र। आम उत्कृष्टता केंद्र आपका पहले पढ़ा हुआ है, ये खेमरी धौलपुर के अंदर है, खेमरी धौलपुर। आजकल पूछे जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये जेट के केस, जेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जितने भी है उत्कृष्टता केंद्र, ये जेट में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक देखो, अंतर्राष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी प्राधिकरण भी कह सकते हैं, प्राधिकरण। ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना है, ये पूछा हुआ है पहले ICR के अंदर कि अंतर्राष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी कहाँ पे, नई दिल्ली में। इसको ऐसे ध्यान रखो कि भारत में सबसे ज़्यादा आम होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वाली आम पंजीकरण अथॉरिटी भी इंडिया में ही होनी चाहिए। हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको अच्छी खासी बताता हूँ कि आम जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर उगाए जाने वाला फल है ना। ये मेरा पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। मान लो कि भारत में जो भी फल उगाए जा रहे हैं उनका क्षेत्रफल में मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि क्षेत्रफल में कौन आगे हैं और उत्पादन में कौन आगे है। ठीक है, तो भारत में मान लो कि अभी आजकल लगभग 90 मिलियन टन के आसपास में फलों का उत्पादन होता है इंडिया में, लगभग, है ना। एक्यूरेट आंकड़े भी मैं अलग से बताऊंगा जब मैं उत्पादन वाला लेक्चर लूँगा। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है आम का इंडिया में। ठीक है, दूसरे नंबर पे है इसमें नींबू वर्गीय फल यानी कि सिट्रस, और तीसरे नंबर पे है इसमें आपका केला। क्षेत्रफल की बात हो रही। अब मैं उत्पादन की बात करूँगा तो पहले नंबर पे है केला, ठीक है, दूसरे नंबर पे है आम, और तीसरे नंबर पे आपका सिट्रस या नींबू वर्गीय फल। सही नहीं? तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फल का होता है, केले का। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, आम का है। ये अपना आप में क्वेश्चन है बहुत अच्छा वाला। ठीक है, अब इसकी जलवायु देखो तो आम किस जलवायु का पौधा है, तो आम की जलवायु है उष्ण यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए, वृद्धि हेतु टेम्परेचर तो 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि अपन ने इम्पोर्टेंट टेम्परेचर वाला लेक्चर अलग से पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखो मृदा कैसी होनी चाहिए, तो मृदा में बिल्कुल भी लोड नहीं है,
जिसका pH 6.5 से 7.5 यानी बिल्कुल उदासीन मृदा हो ना, वो आम की खेती के लिए सबसे उत्कृष्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं। अब इसके मैं प्रवर्धन की बात कर रहा हूं, यानी कि प्रोपगेशन। प्रवर्धन का मतलब आप जानते ही हैं, पौधों की संख्या कैसे बढ़ाएंगे और नई नई किस्मों के नए पौधे कैसे तैयार करेंगे। तो आम की कुछ फेमस विधियां में जितने भी आम के अंदर फेमस है वो सब यहाँ लिख रहा हूँ एक बार तो मोटा मोटा। ठीक है, तो सबसे पहले है बीज द्वारा। अपन मूल बुलंद जनरली बीज के द्वारा ही उगाते हैं। अब बीज की जीवन क्षमता कितने दिन तक होती है? जीवन क्षमता जिसे अपन वायबिलिटी कहते हैं, सीड वायबिलिटी। फल से एक बार बीज को बाहर निकालो तो कितने दिन तक उसमें अंकुरण क्षमता रहेगी? तो वो आपकी रहेगी लगभग 30 दिन के आसपास, 30 से 35 दिन, है ना। 1 महीना कह सकते हो उसको, या फिर 4 से 5 सप्ताह, ये जीवन क्षमता है। और अंकुरण कितने दिन में हो जाता है? तो अंकुरण हो जाएगा आपका 20 से 25 दिन में। एक बार बुआई करोगे तो 20 से 25 दिन में अंकुरण हो जाएगा। ठीक है, एक विधि का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, इनार्चिंग, है ना। इनार्चिंग को भेंट कलम भी कहते हैं, अटैच्ड मेथड भी है ग्राफ्टिंग की। ठीक है, तो ये आपकी दक्षिणी भारत में फेमस है। दक्षिणी भारत में आम के प्रवर्धन की सबसे प्राचीन विधि। दोनों चीजें ध्यान रखें, दक्षिणी भारत में फेमस है और सबसे पुरानी विधि है आम के प्रवर्धन। नेक्स्ट देखो, वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं ये तो आपको प्रवर्धन वाला मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा। प्रवर्धन में मैंने एक एक चीज को क्लियर बता रखा है। इसमें जो मूल उड़ंत होता है यानी नीचे वाला भाग, उसमें ग्राफ्टिंग करते समय अपन साइड में ऐसे कट लगाते हैं और संकुर ला करके इसके अंदर ऐसे फंसा देते हैं। इसे अपन कहेंगे वीनियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है और हमेशा व्यावसायिक विधि ही पूछी जाती है। व्यावसायिक विधि ये उत्तरी भारत में फेमस है, ज़्यादातर उत्तरी भारत यानी नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, अब देखो, एक है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, इपिकोटाइल या फिर स्टोन ग्राफ्टिंग। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का क्या फीचर था? मैंने बताया कि जो इसका मूल वृंत होगा ना वो बहुत ही कम उम्र का होगा, यानी कि आपने बीज को लगाया और अंकुरण हुए अभी 8 से 15 दिन ही हुए हैं, है ना। उसी के दौरान आपको क्या कर देना, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर देनी है ना। तो ये मैंने बता रखा है, जैसे ये पौधा अभी बड़ा ही हुआ है, अभी उगा है जस्ट, है ना, और अभी इससे बीज भी अलग नहीं हुआ, वो जो बीज पत्र लगे रहते हैं वो भी लगे रहते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को अपन कहते हैं इपिकोटाइल, है ना, और इसके नीचे वाले भाग को अपन कहते हैं हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो इस भाग को अपन हल्का सा कट लगाएंगे और इसके ऊपर इसी सेम मोटाई की कोई भी शाखा ला करके इसमें कट लगा करके यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर देंगे ऐसे, है ना। इसे अपन बोलेंगे इपिकोटाइल या फिर स्टोन ग्राफ्टिंग। ये महाराष्ट्र में फेमस है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है ना जेट के अंदर। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचलित आम के प्रवर्धन की विधि कौन सी है? ICR जेट में पूछा हुआ है, तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या फिर स्टोन ग्राफ्टिंग। एक होती है इसकी सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड जिसे अपन इन सीटू ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, इन सीटू ग्राफ्टिंग। ये पश्चिमी भारत में फेमस है, उत्तर पश्चिमी भारत है ना, और यानी कि शुष्क क्षेत्रों में फेमस, शुष्क सूखे वाले इलाके। अब ये क्या है इसके बारे में हल्का सा बता देता हूँ, हालांकि मैंने प्रवर्धन में इसको ढंग से बताया हुआ है। बाकी सभी विधियाँ ये सब एक्स सीटू मेथड्स हैं, ये इन सीटू। एक्स सीटू का मतलब ये होता है कि नर्सरी में अपने पौधे तैयार किए हैं, अब इनको किसी खेत में ले जाके लगाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के लगाना, एक्स सीटू मेथड है। इन सीटू का मतलब होता है वहीं के वहीं ग्राफ्टिंग कर देनी। तो अपन किसी खेत में बीज लगा देते हैं
और वहीं पे उस पौधे को बड़ा होने देते हैं और फिर उसी के ऊपर ग्राफ्टिंग कर देते हैं। इसे इन सीटू ग्राफ्टिंग और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत लोड नहीं। अधिक जानकारी के लिए प्रवर्धन वाला लेक्चर देखिए। धन्यवाद। हाँ, अब देखो, अब इनमें इनार्चिंग पूछी जाए तो दक्षिणी भारत और सबसे प्राचीन। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें है वीनियर ग्राफ्टिंग। सारे ऑप्शन में हो और पूछा जाए आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है, तो आम के प्रवर्धन की वीनियर ग्राफ्टिंग। इपिकोटाइल कोंकण क्षेत्र में प्रचलित, महाराष्ट्र का, और सॉफ्टवुड पश्चिमी भारत शुष्क क्षेत्रों में। अब देखो और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब अपन जो है इसके मूल ग्रंथ देख रहे हैं। ठीक है, तो मूल ग्रंथ तो आप जानते ही हो, मूल ग्रंथ के ऊपर ही अपन ग्राफ्टिंग करते हैं ना। नीचे वाले भाग को अपन मूल ग्रंथ कहते हैं, ऊपर वाले भाग को सांकुर कहते हैं। तो कौन कौन से मूल ग्रंथ आपको याद रखने हैं, तो पहले है लवण प्रतिरोधी। यानी कि ऐसे मूल ग्रंथ जो लवण या लवणीय मृदाओं में भी हो सकते हैं, वहां सहन कर सकते हैं लवण को, है ना। तो इसके अंदर है देखो नक्कारे, मुवंदन और कुरक्कन। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, नहीं तो एग्जाम में अटपटा सा कोई वर्ड आ गया, आप देखोगे अरे यार ये किसका है। क्वेश्चन है यूं भी आ सकता है कि नक्कारे मुवंदन किसकी किस्म है, तो नक्कारे मुवंदन और कुरक्कन लवण प्रतिरोधी मूल ग्रंथ है। सेकंड देखो कि बहुभ्रूणता वाले मूल ग्रंथ कौन से हैं, बहुभ्रूणता, है ना, जिनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। एक बीज लगाते हैं बहुत सारे पौधे निकलते हैं। इसमें है विलय कोलंबन, विलय कोलंबन, ये एक ही पूरा नाम है विलय कोलंबन। इसके अलावा ओल्यूर, जो सबसे ज्यादा पूछा गया आज दिन तक, ओल्यूर। सीधा क्वेश्चन आ रखा है कि ओल्यूर किसके किस्म है, तो ओल्यूर आपको आम की करनी है। इसके अलावा मूल गोवा और एक है चंद्रकरण, चंद्रकरण। ये जो चारों हैं ये बहुभ्रूणता वाले मूल ग्रंथ आपको ऐसे ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बोना है, बोना मूल ग्रंथ, यानी कि ड्वार्फ, जो बहुत बड़ा पौधा नहीं होता, छोटा, तो वो आपका विलय कोलंबन ही है। ठीक है, विलय कोलंबन बोना भी है और बहुभ्रूणता वाला भी है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ एक्स्ट्रा एक दो मूल ग्रंथ और मैं बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। इधर तो मैं किस्म का नाम लिख रहा हूँ या मूल ग्रंथ का नाम लिख रहा हूँ, ये मूल ग्रंथ एक तरह से किस्में ही है। ठीक है, और इधर मैं लिख रहा हूँ किस किस्म के लिए सबसे अच्छा ये मूल ग्रंथ है ना। तो एक रोमानी किस्म है, उस रोमानी किस्म का एज मूल ग्रंथ अपन दशहरी किस्म के लिए यूज़ करते हैं, है ना। जब अपने को दशहरी के नए पौधे क्या तैयार करने होते हैं, तब अपन रोमानी का मूल ग्रंथ यूज़ करते हैं। एक होता है ओल्यूर, तो ओल्यूर लंगड़ा किस्म के लिए सबसे बेस्ट है, और एक किस्म है हिमसागर, हिमसागर। तो लंगड़ा और हिमसागर के लिए कौन सा बेस्ट है, ओल्यूर मूल ग्रंथ बेस्ट है। ये भी आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। लवण प्रतिरोधी नक्कारे मुवंदन कुरक्कन, बहुभ्रूणता वाले विलय कोलंबन, ओल्यूर मूल गोवा और चंद्रकण। ओल्यूर पहले पूछा हुआ है किसका मूल ग्रंथ है, ओल्यूर किसके किस्म है, आम की है। ठीक है, रोमानी दशहरी के लिए बेस्ट है और ओल्यूर लंगड़ा हिमसागर के लिए बेस्ट है। अब यहीं पे पौधरोपण भी करो। अब अपन अगर पौधे तैयार कर लिए हैं तो पौधरोपण अपन करेंगे ऐसे। आम में पौधरोपण का टाइम क्या है, जून जुलाई। जब बारिश का मौसम हो उसी टाइम अपन आम को लगाते हैं। गड्ढा कितना खोदते हैं, तो गड्ढा अपन खोदते हैं 1 इंटू 1 मीटर का, इतना गहरा, लंबा और चौड़ा। सामान्यतः इसकी दूरी कितनी रखते हैं पौधे से पौधे पंक्ति की, यानी कि R इंटू पी। तो R इंटू पी अपन रखते हैं 10 इंटू 10 मीटर, ये तो कॉमन है। ठीक है, अब इसके अलावा हाई डेंसिटी प्लांटिंग अपने को करनी है, यानी सघन रोपण, सघन पौधरोपण। उसमें दो किस्में आपको याद रखनी है, एक है आम्रपाली और एक है दशहरी। इन दोनों में भी आम्रपाली सबसे इंपॉर्टेंट है। आम्रपाली की दूरी अपन रखते हैं 2.5 इंटू 2.5 मीटर। ठीक है, ये फेमस है और
अगर अपन ये दूरी रखते हैं तो 1 हेक्टर में अपने 1600 पौधे लगते हैं। 1600 पौधे ये जनरली त्रिभुजाकार विधि में लगाई जाती है। दशहरी जो है इसमें 5 × 5 मीटर अपन दूरी रखते हैं, ये NCERT में दे रखा है, ठीक है। दशहरी किस्म तो आम्रपाली आपको ध्यान रखनी है 2.5 × 2.5। अब देखो आगे बढ़ो, मूलवृंत के बाद में पौधरोपण भी हो गया। अब मान लो कि पौधे बड़े हो गए हैं, अब फूल और फल कैसे आएंगे उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं अपन हल्के से। ऐसे फूल व फल, आम में फूल आने का समय है फरवरी मार्च, जिसे अपन अम्बे बहार कहते हैं, ठीक है। यानी कि पुष्पन का जो टाइम है वो आपका है फरवरी मार्च। ये आपको क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि आपने अम्बे बहार का नाम सुना होगा, अमरूद में, अनार में अम्बे बहार। अम्बे बहार का मतलब भी यही है कि आम में फूल आने का समय है फरवरी मार्च, ठीक है। अब जहाँ कहीं भी अम्बे बहार आएगी वहाँ पे फूल आने का समय होगा फरवरी मार्च। ये आम से ही उसका नाम अम्बे बहार पड़ा हुआ है, इतना आप ध्यान रख लेना, ठीक है। और आम का पुष्प क्रम क्या कहलाता है, पेनिकल। और पेनिकल कैसा होता है आप लोग जानते ही हो, अंगूर में भी पेनिकल होता है, इस तरह की संरचना है ना, इस तरह से जो फ्रूटिंग होती है उससे अपन कहते हैं पेनिकल। ये इस तरह से पेनिकल होता है, अंगूर में भी पेनिकल होता है, ठीक है। अब एक पेनिकल में कितने फूल आते हैं, तो एक पेनिकल में लगभग 1000 से लेकर के 6000 तक फूल हो सकते हैं, समझना, ठीक है। अब फ्रूट सेटिंग परसेंट के फलन कितने परसेंट होता है, फलन या फलों का ठहराव या फल ठहराव, यानी कि फ्रूट सेटिंग परसेंट कितना होगा, ध्यान रखना यहाँ कि 1000 फूलों में से केवल 1 फल बनता है, ठीक है। यानी कि एक पेनिकल के ऊपर 1 से लेकर के 6 फल लगते हैं लगभग, है ना। तो ये फ्रूट सेटिंग कितना परसेंट हुआ, देखो ये हुआ 0.1%। कैसे, अगर 100 फूल हैं, 100 फूल में से 1 फल बनता है तो होता है 1%, और 1000 में से 1 फल बन रहा है, देखो तो कितना परसेंट हो जाएगा, 0.1% फ्रूट सेटिंग होती है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगर फ्रूट सेटिंग अपन बढ़ानी है तो अपन NAA का छिड़काव करते हैं, आप लोगों का पढ़ा हुआ है पहले, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जो फूल और फलों को चढ़ने से भी रोकता है और फ्रूट सेटिंग को बढ़ाता है। अब आम के एक पेनिकल में 2 तरह के फूल आते हैं, ठीक है। एक तो आते हैं नर पुष्प और एक आते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प, द्विलिंगी, है ना। और एक ही पौधे के ऊपर या एक ही पेनिकल पर नर पुष्प भी हो और द्विलिंगी भी हो, इस केस को अपन क्या कहते हैं, एंड्रोमोनोसियस। ध्यान रखना, एंड्रोमोनोसियस, एंड्रोमोनोसियस ये आपका पहला पढ़ा हुआ है। खरबूजे के अंदर भी इसी तरह की फॉर्म पाई जाती है, कुछ फूल तो नर होते हैं और कुछ फूल द्विलिंगी होते हैं एक ही पौधे में। मोनोसियस का मतलब एक पौधा, एंड्रो का मतलब नर, और द्विलिंगी होने वाली स्थिति है। ये अपना फूलों के प्रकार वाले चैप्टर में मैंने एक एक करके समझा रखा है, ठीक है। अब इसमें परागण कौन सा होता है, तो परागण होता है पर परागण, और पर परागण में भी, या पर परागण किसके द्वारा होता है, घरेलू मक्खी के द्वारा, घरेलू मक्खी। और घरेलू मक्खी का नाम मैंने क्या बता रखा है, मस्का डोमेस्टिका, है ना, मस्का डोमेस्टिका। क्वेश्चन आता है कि आम में पर परागण किसके द्वारा होता है, घरेलू मक्खी। फरवरी मार्च में फूल आएंगे, पुष्प क्रम को पेनिकल कहते हैं। 1000 में से लगभग 1 या 6000 में से 1 से 6 फल बनते हैं एक पेनिकल पे। फ्रूट सेटिंग परसेंट 0.1 होता है, और एंड्रोमोनोसियस टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। ये पहले RPSC AARO के पेपर में पूछा हुआ है ना, कि आम के किस तरह के पुष्प आते हैं, तो एंड्रोमोनोसियस यानी नर और द्विलिंगी, ठीक है। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन। अब अपन इसकी वैरायटी के ऊपर डिस्कस करेंगे।